विसरण, डिफ्यूजन, तो हेडिंग लिखो आप विसरण। ध्यान से सुन लेना, आप जल्दी सुनते रहना, मैं सबको छापूंगा, फटाफट लिखते रहना। डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? यानी विसरण। सिंपल सी समझो परिभाषा, इधर देखो ध्यान से, कॉमन ही है, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं अपनी अधिक सांद्रता यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाते हैं, बीच में कोई भी झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि वहां पर एक दाब काम करता है, विसरण दाब, ठीक है। तो पदार्थ की जैसे अगरबत्ती हमने जलाई किसी भी कोने में, कोने को जरूरी कोने में जलाई, ठीक है, यानी मंदिर में, तो वहां से चारों ओर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मान लो कोई परफ्यूम लगाएगा, चारों ओर फैल जाएगी, तो विसरण यही है प्रक्रिया। और आपको एक क्वेश्चन बताया भी, तो फेफड़ों के अंदर कोशिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो एक प्रकार की विसरण प्रक्रिया ही है, ठीक है। तो ये विसरण के द्वारा होता है ये प्रोसेस। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप, विसरण क्या है? तो पदार्थ के कणों का, पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से, सांद्रता यानी मात्रा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर, ये आवा नहीं, की ओर जाना या गतिशील होना और जाना विसरण कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली के माध्यम से नहीं होता ये। तो इसमें नोट करने की क्या बातें हैं, इसमें ना तो कोई एनर्जी खर्च होती है, ये ऑटोमेटिक चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बिना ऊर्जा खर्च किए, बिना ऊर्जा खर्च किए, ठीक है, होता है ये प्रोसेस, समझ आ गया, बिना ऊर्जा खर्च किए। और कोई झिल्ली भी नहीं होती है, बिना झिल्ली के, मतलब माध्यम नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ से परासरण और विसरण में डिफरेंट यही है कि परासरण में क्या होता है, झिल्ली आ जाती है, अर्धपारगम्य में चयनात्मक झिल्ली आ जाती है, विसरण झिल्ली नहीं आती है। और बाकी परासरण भी विसरण ही एक प्रकार की, सिंपल सी बात करें, वो विशिष्ट हो गया। तो यह है। अब इससे विसरण से संबंधित खूब सारी बातें हैं अभी, जैसे विसरण दाब क्या होता है, ठीक है, विसरण दाब क्या होता है, ये किस पर निर्भर करता है, सिंपल सी, क्योंकि ऐसे खूब सारे अलग अलग दाब पढ़ेंगे ना, उनसे क्वेश्चन आता है आपके। जैसे एक क्वेश्चन अभी छाप दूँ तो आपको कन्फ्यूज जाओगे, छापोगे अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन छाप देते हैं। स्पीशीज यानी टर्जिट सेल का डीपीडी होगा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा आपको ये बार। तो ये कह रहा है स्फीत यानी फूली हुई कोशिका का डीपीटी होगा, यानी विसरण दाब न्यूनता। ऑप्शन है डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, दूसरा डीपीटी बराबर ओपी प्लस टीपी, तीसरा डीपीटी बराबर ओपी, चौथा डीपीटी बराबर 0, है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, है ना। एक स्पीड, एक सामान्य अवस्था में स्पीड कोशिका का डीपीटी क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर मैं बताऊं क्या होता है। आपको एक बात याद रखनी है, ध्यान से ये सुन लो, ये क्वेश्चन अभी करवाऊंगा बाद में, पर अभी ये कि टॉपिक छिड़ गया है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है। सामान्य अवस्था में अगर सामान्य कोशिका की बात कर लो, ध्यान से सुन लेना, ये सुन लेना, सामान्य कोशिका की बात करते हैं ना, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ये याद रखना। वैसे ये सामान्य सेल के लिए, और इसको बहुत आसान देसी भाषा में समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये टॉपिक आएगा जब, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से सुनना, स्फीत का मतलब फूली हुई कोशिका होती है, मतलब ऐसे समझो देसी भाषा में, जो अपने आप में संतुष्ट है, उसके घर में सब साधन है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, न तो लेने की इच्छा रखता है, नहीं देने की इच्छा रखता है, नहीं तो लेने की इच्छा रखता है, नहीं देने की इच्छा रखता है। मेरी ध्यान से सुनना, इसका आंसर अभी पढ़ाए नहीं टॉपिक पर, बता देता हूं मैं। नहीं तो लेने की इच्छा, नहीं देने की इच्छा है, मतलब संतुष्ट है। तो कहने का मतलब दाब काम करते हैं, खूब सारे दाब है, जिसमें 2 दाब बता दूं आपको।
एक तो अंदर की ओर लगता है ओपी यानी ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब यानी विपरीत दाब परासरण दाब। एक अंदर से लगता है टीपी यानी ट्रिगर प्रेशर यानी कोशिका द्रव्य क्या करता है, कोशिका झिल्लियां भित्ति की ओर दाब लगाता है, उसे बोलते हैं टीपी। जब ये अपने आप में संतुष्ट है ये व्यक्ति, ये परिवार, इसको न लेने की जरूरत है नहीं देने की जरूरत है, तो सीधी सी बराबर हम बात करें कि ये ओपी और टीपी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, ये आ जाएंगे। ऐसे अभी ये भी आते हैं, ये भी आता है, ये भी आते हैं, ये तो सामान्य में आता है, ये तीनों भी आते हैं। अब ये किस कोशिका के लिए आता है, ये किस कोशिका के लिए आता है, नई वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आगे तो ये क्वेश्चन अब ध्यान सुनो, इसका आंसर लगा लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तरण मिटा दो, इसको बाद में बता दूंगा और आसान देसी भाषा में, ठीक है। ध्यान से समझो इसको। अब हम क्या पढ़ रहे थे, विस्तरण। तो विस्तरण आप समझे उच्च से निम्न की ओर जाते हैं पदार्थ के कारण। तो आप जानते हो कि जहां इसकी अधिकता होती है वहां पर एक दाब काम करता है ऑटोमेटिक, वहां दाब से निम्न की ओर चले जाते हैं। तो विस्तरण की क्रिया होने की जो क्षमता है उस दाब को क्या बोलते हैं, विस्तरण दाब बोलते हैं। तो लिख लेना परिभाषा, विस्तरण दाब यानी डिफ्यूजन प्रेशर, इसे शॉर्ट में लिख लेना डीपी। और आप सुन लेना ये चैप्टर जब समझ में आएंगे जब आपके पिछला वाला याद होगा, आगे नहीं, जटिल होता जाते हैं, ठीक है। डीपी एंड इसका मतलब क्या है कि विस्तरण क्रिया में, विस्तरण क्रिया में जो दाब लगता है, सिंपल में लिख रहा हूं, परिभाषा लंबी होती है इसकी, मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूं। विस्तरण क्रिया में जो दाब लगता है विस्तरण दाब कहलाता है, ठीक है। यानी अधिक की ओर कम से जाएगा तो वो दाब लग रहा है तभी तो जा रहा है। तो विस्तरण क्रिया में जो दाब लगता है उसे विस्तरण दाब कहते हैं। विस्तरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं वो लिख रहा हूं मैं। विस्तरण की दर को हाँ कर देंगे तुम्हारा नाम चेंज। विस्तरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक अब देखो कौन कौन से कारक हैं, ध्यान से सुनना। कहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है। पहला पॉइंट, विस्तरण ताप के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे, आप जानते हो कोई चीज, हम सब्जी बनाते हैं, शादी में देखे होंगे, सब्जी बन रही है तो गर्म होती है तो आसपास फैल जाती है। तो घर पे भी बनती है ना, ठीक है, कहीं भी। तो ताप के समानुपाती, तो विस्तरण दर समानुपाती ताप। आप समझ जाओगे ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इतना जानते हो ना, समझदार बच्चे हो, जानते हो इतना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। समानुपाती का मतलब ये होता है। दूसरा मात्रा, पदार्थ जितना ज्यादा यदि को मात्रा उतनी होगी। तो विस्तरण दर समानुपाती सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता ना, सांद्रता के समानुपाती। तीसरा पॉइंट है दाब, जितना ज्यादा दाब लगा उतने दूर तक जाएंगे। तो विस्तरण दर समानुपाती दाब के। चौथा घनत्व, इसके उल्टा होता है। तो घनत्व में क्या होता है, तो विस्तरण दर व्युत्क्रम समानुपाती अंडर रूट घनत्व। देख लो विस्तरण का, महत्व में कोई क्वेश्चन भी नहीं है वैसे, आपके कुछ नहीं पूछता है क्वेश्चन, फिर भी आपको बता दो, जैसे खनिज लवण है, इनका अवशोषण भी विस्तरण है ना। पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जारी है, वो भी विस्तरण है, ठीक है। प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो होते हैं वो भी एक कोशिका दूसरी कोशिका में जा रहे हैं, या कोई पदार्थ जा रहे हैं, खनिज लवण जा रहे हैं, वो भी विस्तरण है, ठीक है। तो ये तो लिख सकते हो आप नॉर्मल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं विस्तरण, ठीक है। तो लिख लो खनिज लवणों का
खनिज लवणों का अवशोषण भी विस्तरण क्रिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।